नमस्कार और स्वागत है। आज 12 नवंबर 2025 है और हम पिछले 2 हफ्तों की उन घटनाओं पर एक गहरी नज़र डालेंगे जिन्होंने ना सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को भी प्रभावित किया है। और हमारे सूत्रों को देखने पर एक शब्द बार-बार सामने आता है, टकराव। ये टकराव गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक और आर्थिक नीतियों की बहसों में भी साफ दिखाई दे रहा है। आज हम इसी थीम को समझने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी चर्चा प्रोवेव एआई की मदद से संभव हुई है। इसके लिए सारी जानकारी जुटाई है स्टीलो न्यूज़ ने, जो एक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है। हमने कई अलग अलग स्रोतों का विश्लेषण किया है ताकि हर घटना की एक साफ और पूरी तस्वीर सामने रखी जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं देश के अंदर के माहौल से, जो कहना पड़ेगा काफी गरमाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण एक नए स्तर पर पहुंच गया है और इसका केंद्र एंटीफा के आसपास की बहस बनी हुई है। ये शब्द हम बहुत सुन रहे हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द इतना विवाद क्यों है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यह है कि एंटिफा की कोई एक तय परिभाषा नहीं है। यह एक विकेंद्रीकृत वामपंथी राजनीतिक आंदोलन है जो खुद को फासीवाद का सीधा विरोधी मानता है। लेकिन इनकी कार्यप्रणाली को लेकर, मतलब खासकर विरोध प्रदर्शनों में हिंसा के इस्तेमाल को लेकर समाज में गहरा विभाजन है। और इसी विभाजन के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए एंटिफा को एक घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। सिर्फ कार्यकारी आदेश या इसे कानूनी रूप देने की भी कोई कोशिश हो रही है? बिल्कुल। इसी पदनाम को औपचारिक रूप देने के लिए कुछ सेनेटरों ने स्टॉप एंटीफा एक्ट नाम का एक कानून प्रस्तावित किया है। अगर ये पास हो जाता है तो ये सरकार को इस समूह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और ज्यादा अधिकार देगा। और ये बहस सिर्फ वॉशिंगटन तक ही सीमित नहीं हो गया ना, इसका असर तो... जी हाँ, इसका असर हमें विश्वविद्यालयों के परिसरों में भी साफ दिख रहा है। विश्वविद्यालय तो हमेशा से विचारों के टकराव का केंद्र रहे हैं, लेकिन क्या अब ये तनाव एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है? परिसरों में असल में हो क्या रहा है? 2 घटनाएं खास तौर पे ध्यान खींचती हैं। पहली, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में कॉलेज रिपब्लिकन्स यूनाइटेड नाम के एक छात्र समूह ने एक अभियान शुरू किया है। वो कैंपस में मौजूद कथित एंटीफा सदस्यों की पहचान उजागर कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी घटना ज्यादा गंभीर है। यूसी बर्कले में टर्निंग पॉइंट यूएसए के एक कार्यक्रम के बाहर हिंसक झड़पें हुई। एक वीडियो में एक ट्रंप समर्थक पर हमला करते और रसीय टिप्पणी करते हुए दिखाया गया। मामला इतना बड़ा कि अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के नेतृत्व में न्याय विभाग ने एक संज्ञेय जांच शुरू कर दी है। तो जाहिर है इस मुद्दे पर लोगों और मीडिया की राय भी बहुत बटी हुई होगी। एक तरफ हिंसा के आरोप है तो दूसरी तरफ फांसीवाद के विरोध का तर्क। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ हमें 2 अलग-अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। टाउन हॉल और न्यूज़ बस्टर्स जैसे स्रोत एंटीफा को एक हिंसक और अराजक ताकत के रूप में दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर एंकरेज डेली न्यूज़ जैसे प्रकाशनों में तर्क दिया जाता है कि एंटीफा का विरोध फांसीवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से जरूरी कदम है। ऑल्टरनेट जैसे स्रोत तो वामपंथी हिंसा के दावों को ही चुनौती देते हैं। तो ये सिर्फ घटनाओं पर असहमति नहीं है, बल्कि विरोध और हिंसा की परिभाषा को लेकर ही एक बुनियादी टकराव है। और जब माहौल इतना तनावपूर्ण हो तो उसका सीधा असर लोगों पर भी पड़ता होगा। हाँ, इसका एक इंसानी पहलू भी है। रटगर्स यूनिवर्सिटी के इतिहासकार हैं मार्क प्रे, जिन्होंने एंटीफा पर किताबें लिखी हैं। उन्हें इतनी धमकियां मिली कि उन्हें स्पेन भागना पड़ा। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना की है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। दिलचस्प बात है। और क्या इस राजनीतिक गर्मी का असर हाल के चुनावों पर भी दिखा? ऐसा लगता है। हाल के स्थानीय चुनावों में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया जैसे राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। विश्लेषक इसे बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत पर जनता की निराशा से जोड़ रहे हैं। यानी घरेलू मुद्दे शायद राष्ट्रीय बहसों पर भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है तो वे सत्ता में मौजूद पार्टी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। ये जो घरेलू टकराव और तनाव का माहौल हम देख रहे हैं, इसका असर देश की सीमाओं के बाहर भी महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अमेरिका एक ज्यादा टकराव वाला रुख अपना रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। जो दृढ़ता घरेलू राजनीति में दिख रही है, वही अब विदेश नीति में भी झलक रही है, खासकर अमेरिका महाद्वीप में।
दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस गेरल्ड आर फोर्ड के नेतृत्व में एक पूरे स्ट्राइक ग्रुप को कैरिबियन सागर में तैनात किया गया है। कैरिबियन में एक विमान वाहक बोट, आधिकारिक तौर पर इसका क्या कारण बताया गया है और इसके पीछे का असली संदेश क्या हो सकता है? आधिकारिक तौर पर इसका मकसद नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना बताया गया है, लेकिन इस आकार की सैन्य तैनाती का समय और स्थान वो बहुत कुछ कहता है। इसने वेनेजुएला के साथ तनाव को तुरंत बढ़ा दिया है। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें इसे कैसे देख रही हैं? चीनी सरकारी मीडिया ने तो इसे आधिपत्य की शक्ति का प्रदर्शन कहा है। और इसी से जुड़ा एक और संकेत है, मेक्सिको में ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक गुप्त सैन्य मिशन की योजना की खबरें। तो ये एक तरह से अपने पड़ोस में व्यवस्था कायम करने की कोशिश है। हाँ, और इसी नीति का एक और पहलू सीमा सुरक्षा है। प्रशासन ने दावा किया है कि इन्होंने सीमा पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। आंकड़े भी यही बताते हैं कि लगातार 6 महीने तक प्रवासियों को देश के अंदर नहीं छोड़ा गया और गिरफ्तारी में 79% की कमी आई है। ये सब एक मजबूत हार्ड लाइन छवि पेश करता है। और वैश्विक मंच पर क्या हो रहा है? क्या ये टकराव की नीति वहां भी दिख रही है? वहां तो और भी ज्यादा 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, प्रशासन ने ब्राजील में होने वाले COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया है। और दूसरा, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका 30 साल के लंबे अंतराल के बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा। एक मिनट, परमाणु परीक्षण, ये तो एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। इन दोनों फैसलों को एक साथ रखकर देखने पर क्या संकेत मिलता है? संकेत साफ है। प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सामूहिक सहयोग से हटकर एक ज्यादा आक्रामक और एक तरफा अमेरिका फर्स्ट वाली विदेश नीति की ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहमति से पीछे हटना और परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करना, ये दोनों ही कदम सहयोग के बजाय टकराव का रास्ता चुनते हैं। इससे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी होगी। बिल्कुल। दुनिया भर में खासकर पुराने सहयोगियों के बीच गहरी चिंता है कि क्या ये एक नई शीत युद्ध की मानसिकता का संकेत है? और इस बदलते माहौल में बाकी देश कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? हर कोई अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ लंबी दूरी के हथियारों के लिए अमेरिका से लगातार अपील कर रहे हैं। वहीं हंगरी को रूसी तेल और गैस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से 1 साल की छूट मिल गई है। और मध्य पूर्व में एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका गाजा पट्टी की सीमा के पास एक बड़ा सैन्य अड्डा बनाने की योजना बना रहा है। तो ये टकराव की थीम, जैसा हमने शुरू में कहा, आर्थिक नीतियों में भी दिख रही है। हाँ, और यहाँ भी 2 मुख्य मोर्चे खुले हुए हैं। पहला मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में है, जहां राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ को एक बड़ी कानूनी चुनौती दी गई है। इस केस का नतीजा ये तय कर सकता है कि व्यापार पर एक राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति है। मतलब ये कार्यकारी अधिकारों पर एक सीधी बहस है। और दूसरा मोर्चा? दूसरा मोर्चा स्वास्थ्य सेवा को लेकर है। राष्ट्रपति ने ओबामा केयर को पूरी तरह से खत्म करने और उसकी जगह बिल्कुल नई प्रणाली लाने का प्रस्ताव दिया है। ये किस तरह की प्रणाली होगी? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि बीमा कंपनियों के माध्यम से सब्सिडी देने के बजाय सरकार सीधे लोगों के बैंक खातों में पैसा भेजेगी, जिसे वो अपनी पसंद की स्वास्थ्य सेवा पर खर्च कर सकेंगे। ये तो सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? इसके समर्थक कहते हैं कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोगों को अपनी पसंद की सेवा चुनने की आज़ादी मिलेगी। लेकिन आलोचकों को डर है कि इससे उन लोगों के लिए कवरेज बहुत महंगा हो जाएगा जो पहले से बीमार हैं या जिन्हें महंगी देखभाल की जरूरत है। और मैंने टैरिफ से होने वाली आय से लोगों को डिविडेंड देने के प्रस्ताव के बारे में भी सुना है। वो क्या है? वो एक और साहसिक प्रस्ताव है। योजना यह है कि विदेशी सामानों पर लगाए गए टैरिफ से जो भी पैसा आएगा, उसका इस्तेमाल ज्यादातर अमेरिकियों को सालाना लगभग $2000 का डिविडेंड देने के लिए किया जाएगा। यानी जनता की जेब में सीधे पैसा डालने की कोशिश? जी, ये शायद उन वोटरों को आकर्षित करने के लिए है जो महंगाई से परेशान हैं। ये दिखाता है कि आर्थिक मुद्दों पर भी यथास्थिति को चुनौती दी जा रही है। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए आने वाले हफ्तों में हमें किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? कुछ घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ पर आने वाला फैसला। ठीक है। दूसरा, यूसी बर्कले हिंसा पर न्याय विभाग की जांच का नतीजा क्या निकलता है। तीसरा, सीनेट में स्टॉप एंटीफा एक्ट का भविष्य क्या होता है।
और चौथा, कैरिबियन में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती का वेनेजुएला और पूरे क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है। कोई और अप्रत्याशित घटनाक्रम जिसकी संभावना हो? एक रूसी विश्लेषक ने एक दिलचस्प भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि अमेरिका और रूस के बीच जल्द ही एक शिखर सम्मेलन हो सकता है, जिसमें दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बांटने पर बात होगी, ठीक वैसे ही जैसे शीत युद्ध के दौरान हुआ करता था। यह अभी सिर्फ एक अटकल है, पर यह वैश्विक तनाव को दर्शाता है। आज की ये गहरी और विस्तृत जानकारी स्टाइलो न्यूज़ द्वारा संभव हुई है। स्टाइलो न्यूज़ एक बहुत ही उन्नत AI संचालित समाचार एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर उपलब्ध है। इसे खुफिया एजेंसियों के अनुभवी पेशेवरों ने बनाया है। जी हाँ। स्टाइलो न्यूज़ दुनिया भर के 250 से ज्यादा स्रोतों से 20 से अधिक भाषाओं में जानकारी इकट्ठा करता है और आपके लिए व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफिंग तैयार करता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टम AI सर्च कर सकते हैं, दुनिया के बड़े निर्णयकर्ताओं के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप भी ऑन डिमांड AI संचालित समाचार चाहते हैं तो www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से आपको पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं को एक नए नज़रिए से देखने में मदद मिली होगी। अगर आप भविष्य में किसी खास विषय पर ऐसी ही गहरी जानकारी चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। और जाते जाते एक विचार, आज हमने देखा कि टकराव हर जगह मौजूद है, देश के अंदर भी और बाहर भी। ये सोचने वाली बात है कि कब टकराव बदलाव के लिए ज़रूरी होता है और कब ये सिर्फ गतिरोध और खतरे की ओर ले जाता है। इस सवाल पर विचार ज़रूर कीजिएगा।